मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है। इसको बोलते हैं मांग या डिमांड। तो मांग को होती है तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक तो डिजायर टू बी, डिजायर ऑफ बी, सेकंड मनी, थर्ड डिजायर टू स्पेंड। फर्स्ट हमें आवश्यकता होनी चाहिए, सेकंड मुद्रा होनी चाहिए उसको खर्च करने के लिए, क्रय करने के लिए, थर्ड होती है हमारी इच्छा भी होनी चाहिए किसी वस्तु खरीदने के लिए, ठीक है। तो मांग क्या होती है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है और हमें उसके बाद हमें उसे खरीदने के लिए साधन होते हैं, मतलब मुद्रा होती है, दूसरी बात हमें उसे खरीदने की इच्छा भी होती है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तो वही मांग है। मान लो अगर आपको कोई आवश्यकता, आपको नीड है, ठीक है, आपके पास मनी भी है उसको क्रय करने के लिए, उसको परचेस करने के लिए, बट आपके पास इच्छा नहीं है, डिजायर टू स्पेंड करने के लिए, तो फिर क्या होगा, उसको डिमांड नहीं होगी, उसको मांग नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके पास आवश्यकता भी है, इच्छा भी है, नीड भी है, डिजायर टू स्पेंड भी है, बट लेकिन आपके पास मनी नहीं है उसको परचेस करने के लिए, तो वो भी हमारी डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये तीनों एस्पेक्ट जो होते हैं हमारे डिमांड के अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों तत्व इसमें सम्मिलित होना चाहिए, डिजायर और नीड, मनी, डिजायर टू स्पेंड, आवश्यकता, मुद्रा और इच्छा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मांग अनुसूची। अब ये तो हो गया आवश्यकता, मुद्रा और इच्छा। इसके अलावा एक चीज और है जिससे डिमांड क्लोजली रिलेटेड होती है, वो है कमोडिटी की प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी जो होती है उससे डिमांड बिल्कुल इंक्लूड होती है। मान लो अगर प्राइस जाता है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस कम तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो मेनली जो चीज होती है डिमांड को अफेक्ट करने की वो होती है किसी कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत या किसी कमोडिटी की प्राइस, जिससे सबसे ज्यादा डिमांड अफेक्ट होती है। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो डिमांड शेड्यूल है मांग अनुसूची द्वारा स्थित। मांग अनुसूची होती है जो हमें अलग अलग प्राइस लेवल पे, अलग कीमत स्तर पे मांग की जाने मात्रा को बताती है। अलग अलग प्राइस लेवल पे डिमांड की कमोडिटी की जो डिमांड है उसको शो करती है। मांग अनुसूची डिमांड शेड्यूल टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग तालिका, सेकंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग तालिका, ठीक है। तो ये दो तरह की होती है हमारी, इंडिविजुअल व्यक्ति और मार्केट सब बाजार। फर्स्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति, और जब हम अलग अलग कमोडिटी, अलग अलग प्राइस पे किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को डिफरेंट प्राइस लेवल पे जब शो करते हैं तो हमारी इंडिविजुअल या व्यक्ति मांग तालिका कहलाती है। जैसे जब प्राइस हमारी 25 है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी, 1000 है। अगर हमारी प्राइस बढ़ के 50 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा भी कम होकर क्या हो जाती है, 750 हो जाती है। और इसकी प्राइस है 75 तो हमारी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी होगी, 500 है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे मांगी जाने वाली मात्रा जो हमारी मांग है क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे हमारी मांग क्या होगी, कम होगी। तो ये किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को की जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे जो उसकी डिमांड होती है उसको शो करता है। अलग अलग कीमतों पे किसी एक उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा को व्यक्तिगत मांग तालिका बताती है। सेकंड हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग। बाजार मांग मतलब में क्या होता है कि मान लो कि एक बाजार है, उस बाजार में दो उपभोक्ता है, ए और बी, ठीक है। वो किसी एक कमोडिटी का किसी एक वस्तु की डिमांड को बताते हैं। अब उस वस्तु के प्राइस लेवल से मान लो 25 रुपीस, तो ए का डिमांड कितना है, 1000 का,
डिमांड का। अब मांग पत्र क्या होता है, जो हमने जिस तालिका की जो हमने शेड्यूल देखी जब उसको कर रुपए का वक्त बता दे तो हमारा मांग पत्र होता है। वो मांग पत्र क्या करता है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कीमतों पे जो डिमांड होती है, जो मांग होती है उसको शो करता है ग्राफ। फर्स्ट आता हमारा व्यक्तिगत मांग पत्र, इंडिविजुअल डिमांड का, ठीक है। जब एक व्यक्ति की जो अलग अलग प्राइस पे डिफरेंट प्राइस पे जो उसकी डिमांड होती है जब उसका ग्राफ बनाते तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड का या व्यक्तिगत मांग का कहलाता है, ठीक है। इसमें देखो व्यक्तिगत मांग का में जब 25 प्राइस थी, 25 रुपीस प्राइस थी तो हमारे पास कितनी डिमांड थी, 1000 का। और जब प्राइस बढ़ के 50 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई थी, कम हो गई 750। प्राइस अगर इंक्रीज हो गई 75 तो डिमांड कितनी हो गई 500 का। और प्राइस अगर 100 रुपीस हो गई डिमांड हो गई 250 का। ये क्या बताता है कि हमारा जो डिमांड जो किसी चीज की जो डिमांड है उसकी प्राइस है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब प्रतिलोम संबंध, विपरीत संबंध। जब वस्तु की कीमत ज्यादा बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग ज्यादा होती है। जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, और अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा बाजार मांग पत्र या मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में हम देखेंगे जब अलग अलग जो व्यक्ति है उनकी जो डिमांड कर्व है उसको मिलाकर हमारा मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। जैसे ए का डिमांड कर्व, ये बी का डिमांड कर्व, इन दोनों को मिला के हमारे क्या बनेगा, मार्केट डिमांड कर्व। ए का डिमांड कर्व क्या शो करेगा कि अलग अलग प्राइस लेवल पे डिफरेंट प्राइस लेवल पे जो ए की मांगी जाने वाली मात्रा है डिमांड है वो शो करेगा। बी का डिमांड कर्व अलग अलग प्राइस लेवल पे जो बी की मांगी जाने वाली मात्रा है उसको शो करेगा, डिमांड शो करेगा। और जब ए और बी की डिमांड कर्व को मिला के हमारे क्या बना सकते हैं, मार्केट डिमांड। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है कि मार्केट में दो ही कंज्यूमर है, दो ही डिमांड, मांग की निर्धारण करो। मांग किस तत्व के द्वारा निर्धारित होती है, तो फर्स्ट आता है हमारा प्राइस या कीमत। जिस वस्तु को हम डिमांड कर रहे हैं, जिस वस्तु की मांग कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है उसके आधार पर हमारी मांगी जाने वाली मात्रा निर्धारित होती है। जैसे अगर मान लो हम किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं और हम उस वस्तु की जितनी डिमांड कर रहे हैं उसको अगर उसकी प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हमारी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो हमारी मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे इनकम या आय। वस्तु की जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसकी इनकम भी मांग का डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट बनाती है। अगर किसी कोई व्यक्ति है अगर उसकी इनकम जैसे कि आय अगर इंक्रीज हो रही बढ़ रही है तो क्या करेगा, वो पहले से ज्यादा वस्तु को क्रय करेगा। ऐसा क्या होता है नॉर्मल वस्तु में, ठीक है। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जहां पर कंज्यूमर या उपभोक्ता की जो इनकम होती है वो जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी उन वस्तुओं की दूसरी कम्युनिटी की डिमांड पर इंक्रीज होती है। ऐसा किन वस्तुओं में होता है, ऐसा होता है इंफीरियर गुड्स से घटिया वस्तु। जैसे हम देखेंगे पहले अगर व्यक्ति की इनकम कम है तो वो बाजरा यूज करता है खाने के लिए, मोटे अनाज को यूज करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो फिर वो क्या करने लगेगा, गेहूं चावल इनको खाने के लिए यूज करने लगेगा। तो ये क्या कौन सी वस्तु होती है, घटिया वस्तु होती है जिनकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड क्या कम होती है। तो नॉर्मल गुड्स में जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस जो डिमांड पे क्या इफेक्ट है, तो टू टाइप्स की कमोडिटीज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी वो होती है जो हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, जैसे टी और कॉफी। अगर हम चाय की कीमत बढ़ती है, टी की कीमत बढ़ती है तो हम क्या करने लग सकते हैं, कॉफी को पीना पसंद करते हैं। लेकिन पूरक वस्तु या कॉम्प्लीमेंट्री होती है जिनको दोनों का एक साथ यूज होता है, जैसे पेन और इंक।
इसके बाद अगर मान लो कि हमारी प्राइस ओक्यू थी तो क्वांटिटी ओक्यू थी तो प्राइस ओक्यू थी, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड का अगर हमारी प्राइस ओपी भी रही, लेकिन अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो चेंज होगी, डिक्रीज होगी, तो उसका डिमांड का जो डिक्रीज था वो अब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिमांड भी हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर क्या होता, इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड पर कहाँ जाता, ऊपर की तरफ लाइन शिफ्ट हो रहा था, राइट पर अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और यहाँ पे डाउनवर्ड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो डिमांड कब शिफ्ट होगा, जब कमोडिटी की प्राइस तो सेम रहेगी, लेकिन दूसरे फैक्टर्स है जैसे इनकम या फिर जो भी अन्य कार्य सब्सक्रिप्शन कोर्स, उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा ये जो डिमांड का है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड मार्कर नियम क्या होता है, जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो जो डिमांड होती है वो डिक्रीज होती है, ये मार्कर नियम कहलाता है। कि जो मार्कर नियम होता है उसमें क्या होता है, जो वस्तु की कीमत को मानी जाने वाली मात्रा है उसमें दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है, मतलब जो प्राइस और डिमांड है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, और अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। अब आता है कि हमारे जो लॉ ऑफ डिमांड या मार्कर नियम है उसकी डेफिनेशन कैसे होता है, उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो फर्स्ट आता है हमारा, हमने देखा है फर्स्ट है जो हमारी डिमांड होती है वो किसकी, हम किसी वस्तु की कंजप्शन किसी वस्तु को बहुत तरह का करेंगे जहां तक सीमांत होगा इसकी इक्वल होगी कीमत, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इसकी इक्वल होगी प्राइस की। अब मान लो अगर जैसे किसी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हम उससे क्या पता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम जब तक भी उसका कंजप्शन इंक्रीज करेंगे जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं होगा। इसी प्रकार मान लो प्राइस इंक्रीज हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो हम जब तक उसका कंजप्शन डिक्रीज करेंगे जब तक उसका उपभोग कम करेंगे जब तक कि कीमत जो सीमांत यूटिलिटी का बराबर नहीं हो जाती। इसका सेकंड हमारा सीमांत यूटिलिटी का अंदर है इक्विटी मार्जिनल। इसमें क्या होता है, हमें जो हम बहुत सारी वस्तुओं को उपभोग करते हैं, बहुत सारी कमोडिटी का कंजप्शन करते हैं, तो हम सबसे प्राप्त होने वाली जो सीमांत यूटिलिटी का प्राइस का अनुपात जो है ये होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो था वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लो y की प्राइस इंक्रीज हुई तो हमें प्राइस का मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई और x से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो हम x की जो x का जो डिमांड उसको ज्यादा करेंगे प्राइस के अकॉर्डिंग, तो जब तक इनकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों में सेम नहीं हो जाती प्राइस के रेशियो पे तब तक हम उसका कंजप्शन करते हैं। इस तरह से जो डेरिवेशन होता है ना लॉ ऑफ डिमांड का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल p mx px अपॉन px इक्वल mu अपॉन p। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मांग के नियम लागू होने के कारण या रीज़न ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट रीज़न है इसमें डिमिनाइशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनाइशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम के द्वारा जैसे हम किसी वस्तु के अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं तो हमारी उपयोगिता, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और जब व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी तो वो उस वस्तु की कितनी ही कीमत देगा जितनी उसको उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता मिल रही है, उससे कम कीमत अदा करेगा। इसलिए जैसे हम किसी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट्स को जब कंजप्शन करते हैं तो उससे मिलने वाली हमें मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग हो जाती है, और वो व्यक्ति जो कंज्यूमर है वो उससे पे करने के लिए कम पे करना चाहेगा, उसकी इच्छा जो है वो उसको कम पे करना चाहेगी मार्जिनल यूटिलिटी से। सेकंड टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है अभी कोई महंगी वस्तु, अगर कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो व्यक्ति उसके स्थान पर सस्ती वस्तुओं का क्रय करना चालू हो जाएगा, मतलब कॉस्टली जो गुड्स होती उसके बिहाफ पे व्यक्ति चीपर गुड्स को परचेस करेगा। जैसे मान लो एक्स की कीमत वाई की तुलना में कम हो जाती है तो व्यक्ति क्या करेगा, एक्स
को महंगी वस्तु वाई के लिए प्रतिस्थापित करेगा, मतलब सस्ती वस्तु एक्स को वाई की वस्तु महंगी के लिए प्रतिस्थापित करेगा, और एक्स की वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर मान लो वाई की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स की गुड्स को ज़्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि एक्स की जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसके लिए इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है हमारा आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो व्यक्ति अब उसको उसी आय पर पहले से ज़्यादा क्रय कर सकता है, तो उसकी वास्तविक आय कैसी हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मतलब व्यक्ति की इनकम तो वही रहेगी, लेकिन अगर कोई गुड्स सस्ती हो जाती है, उसकी प्राइस अगर कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो अब उसको उसी प्राइस में उसी इनकम पे वो क्या करेगा, ज़्यादा परचेस कर सकता है, ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है। तो इस वजह से भी आय प्रभाव का भी प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों का और कीमत प्रभाव तीनों का सम्मिलित प्रभाव होता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड में। इसके बाद होता है हमारे किसी वस्तु की कीमत घटती है, तो वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ता है, इसलिए कीमत घटने पे क्या होती है, उसकी मांग भी इंक्रीज होती है। जैसे व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज तो यूज ऑफ कमोडिटी फॉर अदर पर्पस आल्सो इंक्रीजेस। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मांग के नियम के अपवाद या एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब क्या एक्सेप्शन होता है, कहाँ पे हमारा मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। तो फर्स्ट होता है इसमें हमारा गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो होती है जो घटिया वस्तु होती है, घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है, तो इन पे जो मांग का नियम है वो क्या होता है, लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे घटिया वस्तु की किस्म ऐसी होती है कि इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और इनकी कीमत घटने पर मांग भी घट जाती है। गिवन गुड्स स्पेशल कैटेगरी की इन्फीरियर गुड्स होती है, जो प्राइस इंक्रीज होने के कारण इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होने के कारण इनकी डिमांड भी डिक्रीज होती है। इसमें कोर्स ग्रेन आते हैं, कोर्स कॉटन क्लॉथ जैसे ज्वार बाजरा, ये सब गिवन वस्तुओं के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं, जिनका उपभोग हम करते हैं, उसकी कीमत अधिक होने पर भी हम उपभोग करते हैं। जैसे हीरा आभूषण के तौर पे इसकी कीमत अधिक है, लेकिन फिर भी यह हमारी प्रतिष्ठात्मक वस्तु है। यह क्या होता है, हमारी प्रेस्टिजियस गुड्स होती है, तो प्रेस्टिजियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन। अगर मान लो हमें पता चल जाए कि आगे आने वाली जो टाइम है उसमें किसी वस्तु की कीमत परिवर्तित होगी, तो उस वस्तु की मांग पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जो फ्यूचर प्राइस है अगर वो चेंज होगी तो एट प्रेजेंट टाइम में उसकी जो डिमांड है उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। उपभोक्ता अगर अज्ञान है, उसे पता नहीं चल रहा है कि वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन है, उस वजह से भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड रॉन्ग बिलीफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन के अनिवार्य वस्तु की मांग। जो हमारे जीवन जीने के लिए अनिवार्य वस्तु होती है, जो नेसेसरी गुड्स होती है, उनकी प्राइस अगर इंक्रीज़ भी होगी तो डिमांड डिक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। इस तरह ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड।